हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं ये मेंशन नहीं करूँगा कि ये टॉपिक आपका 10th क्लास का है या 12th क्लास का। टॉपिक का नाम आप देख रहे हैं कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। क्यों मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 10th क्लास में जो ये टॉपिक है आपका, ये 12th क्लास में भी जाके आता है और बिल्कुल सेम है। जैसा इधर 10th में पढ़ा जाएगा बिल्कुल वैसा ही 12th क्लास में है, तो दोनों क्लासेस के बच्चे इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लें। कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। देखिए रजिस्टर क्या बताया गया था आपको। रजिस्टर ऐसा कंडक्टर जिसका कुछ रेजिस्टेंस हो, जैसे इलेक्ट्रिक फ़ैन। ठीक है, तो फ़ैन है, हर एक चीज़ के पास अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होता है। ये बिल्कुल स्टार्टिंग में बात हो चुकी है कि हर मटेरियल के पास ऐसी प्रॉपर्टी है चार्जेस के फ्लो को रोकने की। कोई ज़्यादा रोकता है, कोई कम रोकता है। जो कम रोकता है उसको कंडक्टर बोलते थे। ठीक है, तो बात ये हुई थी कि जैसे आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो उसके अंदर ऐसा मेंशन कर दिया गया कि आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाओ जिसके अंदर एक सेल है, एक बल्ब है, एक फ़ैन है, एक हीटर है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है और इस तरीके से लगे हुए हैं। तो आप इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल पढ़ के आए हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल पढ़ के आए हैं, पर आपको इलेक्ट्रिक फ़ैन, हीटर, कूलर इन सब का सिंबल नहीं आता। सिंबल नहीं आता तो आप इनका डायग्राम नहीं बनाने लग जाएंगे। तो मैंने उधर क्या बताया था, जब भी इलेक्ट्रिक फ़ैन वगैरह कुछ आ जाए तो उनकी जगह एक ये सिंबल लगा देंगे रजिस्टर का, है ना। तो ऑटोमेटिकली ये बस ये शो कर रहा है कि इसकी जगह कोई ना कोई एक कंपोनेंट लगा होगा। वो फ़ैन भी हो सकता है, हीटर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, क्योंकि हर चीज़ का रेजिस्टेंस अलग अलग रहता है। ठीक है, तो अब जो आज का टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम। देखिए आप घर वाले इलेक्ट्रिक सर्किट की भी बात करें तो क्या खाली एक बल्ब या एक फ़ैन ही लगा रहता है? नहीं, एक बल्ब है, एक फ़ैन है, आपके पास कूलर, मोटर, AC, ठीक है, कोई चक्की भी चलाता है। तो बहुत सारी चीज़ें मिक्सी जिसको बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें घर में लगी होती हैं। आपने कभी उनके वायर देखे हैं क्या? सीधे सीधे कनेक्ट होते हैं क्या? ऐसा भी नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें किस तरीके से कनेक्ट करी जाती है घर के अंदर, क्या क्या मेथड हो सकते हैं उनके कनेक्ट करने से, वे जिस वे में कनेक्ट करी गई है वैसे ही क्यों करी गई है, किसी कोई दूसरे तरीके से क्यों कनेक्ट नहीं की गई, उसके क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेजेस रही होंगी जो इस तरीके से ये कनेक्ट करे गए हैं। तो इन सब क्वेश्चंस का जवाब लगभग आपको इस टॉपिक में मिल जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से रजिस्टर्स, उनको रजिस्टर बोल रहे हैं, ये सारे कूलर, फैन, AC सब रजिस्टर के अंदर आ गए। तो किस तरीके से इनको कनेक्ट किया जा सकता है? देर आर 3 मेथड्स ऑफ कनेक्टिंग देम। वन ऑफ देम इज सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। सीरीज में उनको जोड़ा जा सकता है, देखेंगे डिटेल में। फिर नंबर 2 है आपके पास, इनको पैरेलल में जोड़ा जा सकता है, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। और नंबर 3 है आपके पास सीरीज पैरेलल मिक्स कम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज पैरेलल और मिक्स कम्बिनेशन, इन दोनों को मिला के मिक्स कम्बिनेशन भी की जा सकती है। ठीक है, जनरली जो हमारे घर में कम्बिनेशन होती है वो पैरेलल कम्बिनेशन रहती है। ठीक है, पर कई जगह पे सीरीज पैरेलल मिक्स भी यूज़ कर लेते हैं। सीरीज जनरली मिलता ही नहीं है घरों में। ठीक है, सीरीज के बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं, इसलिए सीरीज को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम। फिर भी हम इसको बारी बारी देखेंगे। क्लास 10th में सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन बहुत एक ही क्वेश्चन आता है आपका सीरीज पैरेलल पे, बाकी सीरीज पैरेलल का मिक्स कम्बिनेशन क्लास 10th में नहीं पढ़ा जाता। क्लास 12th में इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास, वहाँ पे डायरेक्ट सीरीज और पैरेलल नहीं होता, वहाँ पे मिक्स वाला पढ़ा जाता है। मतलब पढ़ने तो ये भी पढ़ेंगे पर क्वेश्चंस इस पर आते हैं उधर 12th क्लास में। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम देखते हैं सीरीज कम्बिनेशन किसको बोल रहे हैं, फिर पैरेलल पे चलेंगे और लास्ट में मिक्स कम्बिनेशन देखेंगे। तो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, पहली बात तो सीरीज में जोड़ना किसको बोलेंगे। ठीक है, तो आपके पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, मैं 3 रजिस्टर लेता हूँ। ठीक है, 3 रजिस्टर लेता हूँ, रजिस्टर का सिंबल आपको ये बताया था, और मैंने इनको इस तरीके से डायरेक्ट एक दूसरे से जोड़ दिया। ठीक है, मैं एक बार देख रहा हूँ वीडियो में वहाँ तक का दिख रहा है या नहीं। चलो दिख रहा है। मैंने क्या किया, डायरेक्ट एक के बाद एक को जोड़ दिया। ऐसे जोड़ने तो है ही ना भाई, कम्बिनेशन तो बोलते ही इसी को है, तार तो जुड़े रहते हैं ना सबके आपस में। ठीक है, अब क्या किया आपने, यहाँ आके एक इस तरीके से एक स्विच लगा लिया। स्विच तो जनरली रहता ही है घरों में। ठीक है, और उसके बाद एक इलेक्ट्रिक सेल लगा लिया। घर में इलेक्ट्रिक सेल नहीं होता,
ठीक है, घर में बाहर से सप्लाई आती है, उसको एसी करंट बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। करंट पे भी जाएंगे बाद में कभी, अभी फ़िलहाल हम एक बैटरी या सेल ही पढ़ा हमने, तो यही लगा लेते हैं। इस तरीके से ये सर्किट मैंने पूरा कर दिया। सर्किट हम सीख चुके हैं। आपको पता है ये बैटरी का पॉजिटिव होता है, ये बैटरी का नेगेटिव होता है। मान लो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है R2, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है R3। ठीक है, ये आपका कूलर हो सकता है, ये हीटर हो सकता है, ये आपका फैन हो सकता है, कुछ भी, तो सबका अलग अलग रेजिस्टेंस रहेगा। इस तरीके से दिखा दिया मैंने। ठीक है, ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक सेल है जिसका पोटेंशियल हमने मान लिया V। ये आपके पास एक ओपन स्विच है, इस टाइम पे ये चालू नहीं है, तो करंट नहीं फ्लो कर रहा। तो देखिए सीरीज कम्बिनेशन किसको बोलते हैं। मैंने इस सर्किट को, इसको चालू कर दिया, स्विच को क्लोज कर, स्विच को क्लोज किया तो आपको पता है सर्किट, पूरा सर्किट बन गया, तो आपका करंट स्टार्ट हो जाएगा। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इस तरीके से करंट फ्लो करेगा। करंट की वैल्यू मान ली I आ गई। ठीक है, करंट की वैल्यू मान लो I आ गई। अब ध्यान से सुनो, सीरीज कम्बिनेशन किसको बोलते हैं। ये जो करंट जा रहा है, इस करंट को एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस तक पहुंचना है। ठीक है, ध्यान देना, करंट को एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस तक जाना है। अगर करंट को एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस तक जाने के लिए एक ही रास्ता मिले, एक से ज़्यादा रास्ते ना दिखे, ठीक है, बस बेचारे के पास एक रेजिस्टेंस से दूसरे के पास जाने का एक ही रास्ता हो, आखिरी रास्ता, एक ही रास्ता, तो उन दो रजिस्टर्स को आप बोलोगे वो सीरीज कम्बिनेशन में है। अगर एक से ज़्यादा रास्ते दिखे तो आप बोलोगे पैरेलल कम्बिनेशन में है। अगर एक अकेला एकमात्र एक ही रास्ता दिखे करंट को जाने के लिए एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर का, तो उसको बोलेंगे आप सीरीज कम्बिनेशन। जैसे ये करंट इधर जाएगा, R1 के पास तो पहुंच गया, चलो ठीक है, R1 से R2 तक जाने के लिए क्या करंट को और कोई रास्ता दिख रहा है? भाई ये ऐसा आया, यहाँ तक गया, ऐसा गया, क्या यहाँ और कहीं जा सकता है? और कहीं वायर ही नहीं है, और कहीं वायर नहीं है, एक ही रास्ता, इसी रास्ते से जा सकता है और कोई रास्ता ही नहीं है इसके पास। सेल को उल्टा कर दो तब करंट उधर से आएगा, पर रास्ता तो यही है एक, ठीक है। तो एक ही रास्ता R1 से R2 तक जाने का, तो आप बोलेंगे R1 और R2 सीरीज में है। जब करंट के पास एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर तक जाने का एक ही रास्ता हो तो उसको बोलेंगे आप सीरीज कम्बिनेशन, वे दोनों सीरीज में। फिर आप R2 से देखा आपने R3 तक, यहाँ तक भी जाने का एक ही रास्ता है, यहाँ भी कोई रास्ता चेंज नहीं हुआ, तो R1 R2 R3 तीनों के पास एक दूसरे के पास करंट भेजने का एक ही रास्ता है, तो ऐसी कम्बिनेशन को बोलेंगे सीरीज कम्बिनेशन। तो आप बोलेंगे R1 R2 एंड R3 ऑल आर कंबाइंड इन सीरीज कनेक्शन। R1 R2 R3 सभी आपके सीरीज कम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, ठीक है। सीरीज कम्बिनेशन समझ में आया सभी को? जैसे अगर मैं आपको ये पूछूं कि क्या ये सीरीज कम्बिनेशन है, क्या ये एक सीरीज कम्बिनेशन है, तो आप चेक करेंगे बैटरी के पॉजिटिव से करंट गया, इस R1 के पास करंट पहुंचा, ये सपोज करो R2 है, ये सपोज करो R3 है, ठीक है। R1 से करंट जब इधर जाएगा तो आपको ये चेक करना है क्या इसके पास अगले रेजिस्टेंस तक जाने का एक ही रास्ता है। मैं इसका चेक करता हूँ, क्या इसके पास यहाँ जाने का एक ही रास्ता है? करंट के पास नहीं, करंट यहाँ से भी जा सकता था, दो रास्ते बट गए, करंट यहाँ दो रास्तों में बट सकता है ना आपके पास। या इसके पास जाने का क्या एक ही रास्ता नहीं, ये करंट यहाँ से जाके भी आ सकता था। तो आप बोलेंगे कि एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस के पास जाने का एक रास्ता नहीं है, एक रास्ता नहीं है, तो ये सीरीज कम्बिनेशन नहीं है, ठीक है, ये सीरीज कम्बिनेशन नहीं है। पर मैं अगर इसी के अंदर एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करूं, मैं एक रजिस्टर यहाँ और लगा लूँ, ये लगा लिया R4, ठीक है। अब बताओ भाई कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में? तो आप बोलेंगे यहाँ से करंट आया, यहाँ पे दो रास्ते दिख गए करंट को, तो ये वाला तो इन दोनों के किसी के साथ भी सीरीज में नहीं हो सकता, क्योंकि दो रास्ते दिख रहे करंट को, ठीक है। फिर ये करंट यहाँ गया, ध्यान देना, करंट यहाँ पे गया, तो इस रजिस्टर से इस रजिस्टर तक जाने का, इस रजिस्टर में आने के बाद करंट के पास एक ही रास्ता है इस रजिस्टर तक पहुँचने का, यहाँ आया और यहाँ से ऐसा ही जाएगा, ठीक है। तो इस रजिस्टर से इस रजिस्टर तक जाने का करंट के पास एक ही रास्ता दिख रहा है, तो ये दोनों आप बोलोगे सीरीज में है, जहाँ एक ही रास्ता हो वे सीरीज में होते हैं। तो R3 और R4 आपके पास सीरीज में, ऐसा बोलेंगे, ठीक है।
क्या R4 और R2 सीरीज में है? नहीं। R4 के पास यहाँ से करंट जाता है और यहाँ से भी जा सकता है, इस तरीके से, दोनों तरीके से जा सकता है ना, दो रास्ते। तो R4 और R2 भी सीरीज में नहीं है, सीरीज में बस R3 और R4 है, बाकी सब पैरेलल में है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे पहचान में आते चले जाएंगे। सीरीज में आपको डायरेक्ट जुड़े दिखेंगे, कोई और वायर इनके बीच में नहीं मिलेगा आपको, करंट को जो दूसरा रास्ता दे सके, एक ही रास्ता दिखा करेगा आपको। ठीक है, ओके। अब कुछ खास बातें सीरीज के बारे में देखते हैं और फिर इसका नेट कम्बिनेशन भी देखेंगे। नंबर 1 पॉइंट है, इन सीरीज कनेक्शन, ऐसा लिख लेना, इन सीरीज कनेक्शन करंट रिमेन्स सेम, करंट रिमेन्स सेम इन all resistors, in all resistors connected in series, connected in series। हर एक रजिस्टर जो कि सीरीज में जुड़ा है उनमें करंट की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, इसको समझाता हूँ कैसे। देखिए, जैसे यहाँ से करंट चला आई करंट, ठीक है, आई करंट चला, आई करंट जैसे ही यहाँ पे पहुँचा तो ये फर्स्ट रजिस्टर के पास पहुँच गया। रजिस्टर का क्या काम है? चार्जेस के फ्लो को रोकने का। ठीक है, चार्जेस के फ्लो में रुकावट डालने का काम है। तो इसने क्या किया, थोड़ी देर के लिए चार्जेस को स्लो डाउन कर दिया, रोक लिया। ठीक है, फिर अगले वाले के पास चार्जेस थोड़ी देर के लिए रुके हैं, थोड़ी देर के लिए रुके हैं, पर ऐसा नहीं है वही सदा के लिए रोक के बिठा लिया उसने, कैद कर दिया उनको, ऐसा नहीं है। चार्जेस थोड़ी देर के लिए, जैसे आप एक गाड़ी से जा रहे हैं तो बीच में ट्रैफिक आ गया या रेड लाइट आ गई तो थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकी और फिर चल पड़ी। ठीक है, तो चार्जेस थोड़ी देर के लिए रुके, मतलब टाइम ज़्यादा लग गया बस आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। चार्जेस जाने उतने ही है, बैटरी जितने चार्ज भेजना चाह रही है, चार्जेस जाने तो उतने ही है, बस रेजिस्टेंस की वजह से कुछ टाइम ज़्यादा लग गया उनको। ठीक है, आपको गाड़ी लेके जाना तो दूसरी जगह पे ही है, पर बीच में रेड लाइट की वजह से टाइम ज़्यादा लग गया, मतलब ये है, बस जाएगी तो गाड़ी आपके पास है ना। इन द सेम वे चार्जेस जितने बैटरी भेजना चाह रही है जाने उतने ही है, बस इसने थोड़ा टाइम लगवा दिया। ठीक है, फिर अगले वाले के पास पहुंचा, उसने थोड़ा सा और टाइम ले दिया, दूसरी रेड लाइट आ गई, ये तीसरी रेड लाइट आ गई, पर अल्टीमेटली तीनों रेड लाइट को पार करके चार्जेस गए उतने ही हैं। अगर चार्जेस गए उतने ही हैं तो करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, अगर चार्ज उतना ही है, टाइम तो जितना लगना लगेगा, टाइम तो सारा कैलकुलेट होके तब करंट मेजर होएगा आपके पास। ठीक है, तो तीनों ने जितना टाइम लगवा दिया चार्जेस का वो, और आपके पास चार्ज जितना इसने बैटरी ने भेजा था उतना ही गया है, तो करंट आपके पास इस पूरे सर्किट में एक जैसा रहेगा, क्योंकि चार्जेस का फ्लो तो हुआ है, एक ही जैसा फ्लो हुआ है आपके पास, थोड़ा थोड़ा स्लो हो के गए हैं बस, और कुछ नहीं हुआ आपके पास। ठीक है, तो चार्जेस का जितना फ्लो आया था उतना ही फ्लो इधर भी है, उतना ही फ्लो इधर भी है, उतने ही चार्जेस यहाँ है, उतने ही चार्जेस इधर है, उतने ही चार्जेस इधर है, तो चार्ज अपॉन टाइम ही तो करंट था। ठीक है, इसलिए आपके पास करंट इसके पास भी उतना ही बनेगा, इसके पास भी उतना ही बनेगा, इसके पास भी उतना ही बनेगा, क्योंकि चार्ज तो उतने ही फ्लो हुए हैं, बस इन्होंने थोड़ी थोड़ी देर के लिए रोका है चार्ज को, और कुछ नहीं किया। कैद करके नहीं बिठाते ये, बस एक बार थोड़ा सा रुकावट देते हैं, जैसे ट्रैफिक जाम में होता है। ओके, तो करंट रिमेन्स सेम, जितना करंट बनता किससे, चार्जेस के फ्लो से, चार्जेस का फ्लो यहाँ भी उतना ही हुआ है, यहाँ भी उतना ही हुआ है, यहाँ भी उतना ही हुआ है। ठीक है, ओके, चार्जेस का फ्लो सेम हुआ तो करंट भी सेम रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करंट जो है याद ही रखेंगे आप, जो करंट है आपके पास सीरीज कनेक्शन में हरदम सेम रहता है, सीरीज वाले जुड़े जो सीरीज में जुड़े हैं। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको वोल्टेज बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस each resistors connected in series is different if value of resistance is different, if values of resistance is different। अगर अलग अलग वैल्यू के रजिस्टर्स लगे हैं, ये मान लो 10 ओम है, ये 20 ओम है, ये 30 ओम है,
तो आपके पास जो इनके अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो आपके पास अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे करंट आपके पास सेम रह रहा था, पोटेंशियल जो ये आपके पास था, ये पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा या पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा ये आपके पास डिफरेंट रहेगा। ठीक है, इस चीज को समझते हैं क्यों डिफरेंट रहेगा। देखिए, जैसे ही चार्जेस यहां से फ्लो हुए, बैटरी के पास क्या होती है, केमिकल एनर्जी। ठीक है, सेल या बैटरी के पास क्या होता है, केमिकल एनर्जी। तो सेल के पास कुछ एनर्जी थी, उस एनर्जी का वो कहाँ यूज करती है, वो चार्जेस को फ्लो करवाने में यूज करती है। तो इसने चार्जेस को सर्किट में घुमाना स्टार्ट किया। चार्जेस जैसे ही सर्किट में घूम रहे थे, आराम से मजे से चल रहे थे वायर के अंदर, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होता है वायर का, कनेक्टिंग वायर का, आराम से मजे से चल रहे थे। चार्जेस जाते जाते फर्स्ट रेजिस्टेंस आया। जैसे ही रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस ने चार्जेस को रोक लिया। जैसे ही रेजिस्टेंस ने चार्जेस को रोका, तो बैटरी का काम था चार्जेस को घुमाने का, रोकने नहीं देना। बैटरी का काम ही है चार्जेस को रोकने नहीं देना, लगातार चलाए रखना। ये क्या कर रहा है भाई साहब, ये रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, ये चार्जेस को रोक रहा है। ठीक है, चार्जेस को अगर ये रोकेगा तो बैटरी का काम चलाने का है, तो बैटरी क्या करेगी, कुछ ताकत खर्च करेगी चलाने के लिए। ठीक है, बैटरी को तो क्या करना, चार्जेस को मूव कराना, वो रोक रहा है, तो बैटरी क्या करेगी, इसका तो काम मूव कराने का है, तो ये जबरदस्ती धक्का देगी, अपनी एनर्जी लगाएगी घुमाने में। ठीक है, तो बैटरी ने क्या किया, अपनी कुछ एनर्जी खर्च करी। बैटरी के पास पोटेंशियल एनर्जी थी। ठीक है, बैटरी ने क्या किया, अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कुछ खर्च करी इस रजिस्टर के अक्रॉस। तो इस रेजिस्टेंस ने क्या कर लिया, बैटरी की कुछ ताकत खर्च करवा दी। ठीक है, तो बैटरी की कुछ ताकत खर्च करवा दी, तो उसको मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए से चार्जेस को इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक ले जाने में बैटरी की कुछ एनर्जी खर्च हुई, और या बी पॉइंट पे आते फिर से वायर आ गया नॉर्मल, फिर आराम से चलने लग गए। ठीक है, फिर बी से यहाँ पे सी पॉइंट पे जाएंगे, तो यहाँ पर फिर रजिस्टर आ गया, रजिस्टर फिर रोकने लग गया, चार्जेस को रोकने लग गया, तो बैटरी की फिर वहाँ पे कुछ एनर्जी खर्च होगी। फिर आपका सी से डी जाएगा, फिर कुछ एनर्जी खर्च होगी। ठीक है, तो भाई अगर एनर्जी खर्च ही ना हो बैटरी या सेल की, तो वो तो लगातार चलते रहे, करोड़ों सालों तक चलते रहेंगे। पर क्या ऐसा होता है, आप लगातार एक सेल यूज़ करते हैं तो सेल का कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाते हैं ना, सेल बार बार बदलना पड़ता है आपको, या रिचार्ज करना पड़ता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि बैटरी या सेल की लगातार ताकत आपके पास ख़त्म हो रही होती है। ठीक है, तो क्या हो रहा होता है, लगातार एनर्जी खर्च हो रही होती है। तो आपके पास ए से बी तक जाने में, इसको देखिए कुछ ऐसा भी समझ सकते हैं आपके पास ये सेल है आपके पास। ठीक है, इसको कुछ ऐसा लगाओ कि यहाँ से मान लो कोई आप गाड़ी लेके चले। ठीक है, गाड़ी लेके चले और इसके पास स्टार्टिंग में मान लो आपके पास 10,000 रुपये थे। क्या थे, 10,000 रुपये थे। आप जब स्टार्टिंग में गाड़ी लेके चले, आपके पास मान लो 10,000 रुपये थे, वैसे मान के चल रहे। ठीक है, आप गाड़ी चलते चलते रोड पे आराम से चल रही थी, बिल्कुल आराम से चल रही थी, यहाँ पे एक पुलिस वाला खड़ा मिल गया आपको। ठीक है, जैसे ही पुलिस वाला खड़ा मिला तो वो जाने नहीं दे रहा आपको, उसने चेकिंग वगैरह स्टार्ट करी और बोल रहा है आपके कागज़ पूरे नहीं, ये वो। ठीक है, आपका चालान कटेगा। तो आपने क्या किया, भाई देरी हो रही है, हमको रुकावट आ रही है, आप जल्दी से जल्दी जाना चाहते हो, तो आपने क्या किया, उसको कुछ रुपए दे दिए मान लो इसको दे दिए 2,000 रुपये। अब ये रुपए किस हिसाब से देंगे आप, रुपए हिसाब से देंगे कि कौन मांगने वाला कौन है, कितना बड़ा ऑफिसर है। ठीक है, एक सिपाही है या उससे बड़ी रैंक का है, उस रैंक के हिसाब से आप रेट लगाएंगे, है ना, कम पैसे देने हैं या ज़्यादा। मान लिया कि 2,000 रुपये इसको दे दिए। ठीक है, इसको देने के बाद आप चले, फिर कहीं आराम से मस्त चलते रहे, फिर कोई आ गया, कोई फिर सिपाही या और कोई मिल गया आपको, मान लो अलग रैंक का मिल गया, उसने फिर रोक लिया। आपने सोचा फिर देरी हो रही है, तो मान लो उसको कुछ और रुपये दे दिए, 10,000, वैसे एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। मान लो इसको दे दिया आपने 4,000 रुपये। ठीक है, 4,000 रुपये इसको दे दिए, फिर आप फिर मस्त चले, फिर आगे कोई आ गया। ठीक है, तो 4 और 2 6, और यहाँ पे फिर मान लो 4,000 रुपये देंगे। ठीक है, या फिर ऐसा कर लो कि यहाँ 5 कर लो रैंक के हिसाब से, यहाँ फिर आप 3 कर लो। ओके, इस तरीके से दे दिए। तो आपके पास इसके अक्रॉस जो इस पोटेंशियल जितना था इसके पास, इसके अक्रॉस भी कुछ खर्च हुआ, इसके अक्रॉस भी खर्च हुआ, इसके अक्रॉस भी कुछ खर्च हुआ।
तो इस तरीके से जो खर्चा है, जो पोटेंशियल ड्रॉप है या जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो अलग अलग रजिस्टर के अलोंग अलग अलग आपका रहता है। ठीक है, पर आप अगर टोटलिंग करेंगे इस पूरे खर्चे की, 2000 प्लस 5000 प्लस 3000 कितना है, 10,000 है ना। तो वो टोटलिंग जो है आपके पास इस V के बराबर ही आएगी। आप ऐसा लिख सकते हैं ना इधर, ये जो 10,000 है ये बराबर होगा 2000 जो इसके क्रॉस खर्च हुआ, प्लस 5000 जो नेक्स्ट वाले के लोग खर्च हुआ, प्लस 3000 जो नेक्स्ट वाले के लोग खर्च हुआ, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जो बैटरी का टोटल था वो बराबर होगा इसके क्रॉस जो खर्च हुआ प्लस इसके क्रॉस जो खर्च हुआ प्लस इसके क्रॉस जो खर्च हुआ, इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए, इसको मैंने इधर 2000 3000 5000 ऐसा दिखाया था। ये डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कितने का है, रोकने वाला जो पुलिस वाला था वो किस रैंक का है, कितना रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा रोकने वाला होगा उतना ही ज़्यादा उस पर खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप कोई वोल्ट मीटर यहाँ लगाते हो A से B के बीच में, अगर कोई वोल्ट मीटर A से B, आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं A से B के बीच का, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला डिवाइस था वोल्ट मीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए आपने A से B के बीच में एक वोल्ट मीटर लगाया। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, B से A के बीच में एक चार्ज को मूव करा के देखेगा, चार्ज को, बैटरी को मूव कराने में कितनी ताकत लगानी पड़ी वो मेजर करेगा वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये मेजर कर देगा और इसकी वैल्यू कुछ भी आएगी तो उसको मैंने मान लिया, मान लो इसकी वैल्यू आई V1। वोल्ट मीटर ने जो रीडिंग दी 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट जितनी भी, उसको V1 से मेजर कर लिया। ठीक है, फिर आपने इस पॉइंट के बीच में भी एक वोल्ट मीटर लगाया यहाँ पे। ठीक है, ऐसा यहाँ लगा देता हूँ, एक वोल्ट मीटर इस रेजिस्टेंस के अगर इस वाले के अलोंग लगा के देखा। ठीक है, यहाँ पे जब आप लगा के देखेंगे तो ये भी कुछ अलग रीडिंग देगा। ठीक है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया, यहाँ पे भी कुछ लगाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करते थे, एक चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह पे, जिन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उन 2 पॉइंट्स के बीच में एक चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ता है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो कितना वर्क डन करना पड़ता है एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कराने में। तो ये रेजिस्टेंस अलग ताकत से रोक रहा था, तो इसके अलोंग चलाने के लिए अलग ताकत खर्च करनी पड़ी। ये अलग ताकत से रोक रहा था तो इसके अलोंग चलाने के लिए अलग ताकत खर्च करनी पड़ी। ये नेक्स्ट वाला और अलग ताकत से रोक रहा है तो इसके अलोंग भी अगर आप एक वोल्ट मीटर लगा के देखेंगे तो यहाँ पे कुछ अलग ताकत खर्च करनी पड़ेगी, अलग पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो इस तरीके से मान लो फर्स्ट वाले के अक्रॉस V1 का पोटेंशियल डिफरेंस, सेकंड वाले के अक्रॉस V2, नेक्स्ट वाले के पास V3। अगर रेजिस्टेंसेस बराबर होते तो बराबर का खर्चा होता, लिखा भी है मैंने इधर। अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट होंगे तभी डिफरेंट होगा, रेजिस्टेंस सेम है तो रोकेंगे भी सेम। ठीक है, ओके। तो मैं क्या लिख सकता हूँ अभी इस इक्वेशन के अलोंग, जो अभी बताया था कि बैटरी की जो टोटल ताकत थी V बराबर होगी जो उनके अलोंग खर्चा हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, जो इसके अक्रॉस खर्चा हुआ, जो इसके अक्रॉस खर्चा हुआ, जो इसके अक्रॉस खर्चा हुआ, सारा खर्चा जोड़ देंगे तो वो बैटरी के टोटल पोटेंशियल के बराबर आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अभी करके दिखाया था ना, 2000 प्लस 5000 प्लस 3000 इज इक्वल टू 10,000। तो ये आपको याद रखना है कि पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट रजिस्टर विल बी डिफरेंट, और करंट आपके पास सेम रहेगा सीरीज कनेक्शन के अंदर। ठीक है, ओके। एक पॉइंट और देखते हैं कि क्यों हम इनका, अच्छा एक पॉइंट और देखते हैं, नंबर 3 इसको लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका क्या मतलब होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है, अच्छा ध्यान देना, एमीटर भी लगा सकता हूँ मैं इधर, एमीटर लगाना सिखाया था आपको, ये आपको एमीटर लगा दिया। ठीक है, ओके। बैटरी के पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ते हैं। तो बैटरी के पॉजिटिव से हर एक का पॉजिटिव जुड़ा है, नेगेटिव से हर एक का नेगेटिव जुड़ा हुआ है। ठीक है, एमीटर करंट मेजर करेगा। अब देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या मतलब है। ठीक है, हमने जो ओम्स लॉ पढ़ा था ना, जो क्या पढ़ा था हमने, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सिर्फ एक रेजिस्टर के लिए अप्लाई होता है।
ठीक है, देखिए ओम्स लॉ जो पढ़ा था वो सिर्फ एक रजिस्टर के लिए अप्लाई होता है। जैसे कि ओम्स ने क्या बोला कि आपके पास एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, अगर इसमें कोई I करंट फ्लो कर रहा है तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V = IR के बराबर होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सर्किट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग, और उसको हटा के V = IR आता था। तो ये ओम्स लॉ आपने एक रजिस्टर के लिए लगाना सीखा है। अगर एक से ज़्यादा रजिस्टर आ गए तो आपको ओम्स लॉ लगाना ही नहीं आता। ध्यान दीजिए, ओम्स लॉ सिर्फ आप एक रजिस्टर पर लगाना सीखे हैं। एक से ज़्यादा रजिस्टर आ गए, यहाँ पे मान लो ये एक और आ गया, तो आपको नहीं पता ओम्स लॉ कैसे लगेगा। यू डोंट नो कि ओम्स लॉ कैसे लगेगा, क्योंकि ओम्स लॉ में आपने जो करंट ठीक है एक आ रहा है, ठीक है, करंट ठीक है एक आ रहा है, वोल्टेज भी अलग अलग हो रही है इधर, तो रेजिस्टेंस भी तो एक थोड़ी है, रेजिस्टेंस भी एक से ज़्यादा है। तो आपको नहीं पता कि ओम्स लॉ कैसे अप्लाई करें एक से ज़्यादा रजिस्टर हो गए। आपने बोला कि हमने तो यही सीखा हुआ है कि भाई एक रजिस्टर होना चाहिए। तो इसी प्रोसेस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आया है। ठीक है, इसको एक तरीके से और समझते हैं। देखिए, ये जो बैटरी ने आई करंट दिया ना, घर के अंदर एक फैन लगा था, एक बल्ब लगा था और एक आपके पास हीटर लगा था, सपोज करो। ठीक है, बैटरी ने आई करंट किसके हिसाब से दिया है, पहला क्वेश्चन तो ये है। क्या बैटरी ने खाली बल्ब को देखा और करंट दे दिया कि भाई बल्ब को इतनी रिक्वायरमेंट है, करंट भेज देती हूँ, या फिर बैटरी ने एक कूलर को देखा और देखा भाई कूलर को इतना करंट चाहिए, दे देती हूँ, या बैटरी ने हीटर को देखा। बैटरी ने किसको देखा और किसके हिसाब से करंट दिया, क्वेश्चन इज दिस। तो क्या इसका आंसर सुनिए, क्या बैटरी के पास दिमाग है? क्या बैटरी को भगवान ने दिमाग दे के भेजा है, या आदमी ने खुद बैटरी को बनाया है? आदमी ने खुद से बैटरी को बनाया है और इसके पास ऐसा कोई दिमाग से। तो बैटरी क्या बोलती है, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को आप एक सर्किट में ले जाके कनेक्ट करो, मैं वहाँ पे फील करूँगी कि लोड कितना पड़ रहा है मेरे ऊपर, उस लोड के अकॉर्डिंग मैं करंट दे दूँगी। बैटरी को सिर्फ इतना आता है। बैटरी को ना बल्ब अलग से दिखता है, ना बैटरी को अलग से पंखा दिखता है, ना ही उसको अलग से हीटर, कोई भी कंपोनेंट उसको अलग से नहीं दिखता। उसको फील होता है कि उसके ऊपर लोड कितना पड़ रहा है। ठीक है, कई बार आप जैसे इन्वर्टर की बैटरी में चला रहे हो तो फैन चल रहा है, आराम से चल रहा है, बल्ब चल रहा है, आराम से चल रहा है, एकदम से कोई हैवी चीज़ चला दी वन बैटरी वाले में, सपोज करो जैसे कूलर चला दिया मोटर के साथ में प्रेस, या हीटर भी चला लिया, तो एकदम से झपका सा लेती है लाइट, है ना, ब्लिंक करती है और बंद ही हो जाता है। एक आधी बार तो इन्वर्टर डाउन ही हो जाता है एक ही बार में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बैटरी लोड को फील करती है। कम लोड था तो आराम से करंट दे रही है, ज़्यादा लोड हो गया तो उसके हिसाब से करंट देना पड़ा उसको और एकदम से डिस्चार्ज हो गई। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बैटरी किसी एक रजिस्टर के हिसाब से करंट नहीं देती, वो सारों का रेजिस्टेंस एक साथ फील करती है, सब का लोड एक साथ फील करती है और उसके अकॉर्डिंग करंट देती है। बात समझ में आई? तो बैटरी ने सब का लोड एक साथ कैसे फील किया, ये समझने के लिए भी कंसेप्ट आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक्चुअली में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस है, ये वो लोड रेजिस्टेंस है, लोड जो लोड पढ़ना बोलते हैं ना, ये वो लोड रेजिस्टेंस है जिसको बैटरी फील करती है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। ठीक है, ओके, इस चीज़ को अब समझते हैं ये कैसे बनेगी आपके पास बात। देखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता क्या है? ये वो रेजिस्टेंस है, मान लो कोई काम है, किसी कंपनी के अंदर कोई काम करना है, उस काम को करने के लिए, एक बार मैं वीडियो देख लेता हूँ। मान लो किसी कंपनी के अंदर कोई काम होना है, उस काम को करने के लिए 4 बंदे लगे हुए हैं। ठीक है, कोई भी काम करना है, सपोज करो ईंटें उठा के, मजदूरी का काम है, ईंट उठा के यहाँ से वहाँ तक, या मिट्टी उठा के यहाँ से उठा के और 1-2 किलोमीटर दूर या 100-200 मीटर दूर ले जाके तसलों से या जैसे भी है उधर ढोनी है मिट्टी को। ठीक है, 4 या 5 या 10 मजदूर लगे हुए हैं, सपोज करो। ठीक है, वो लगातार लगे हुए हैं, बहुत सारा टाइम ले रहे हैं। मान लो वो 2 घंटे में सारी जितनी भी मिट्टी इधर है, जितनी मिट्टी, मान लो 1 ट्रेली मिट्टी है, 1 ट्रेली मिट्टी को 2 घंटे में ले जाके इतनी दूर ढो देते हैं 10 या 20 मजदूर। ठीक है, ओके। अब कंपनी के जो भी उनसे काम करवा रहे हैं उसको क्या करना पड़ता है, उन सबको पैसे देंगे। ठीक है, 10 मजदूरों को
अलग अलग अमाउंट के पैसे देगा या सबका एक सा है, तो कितना भी पर 10 को अलग अलग पैसे देने पड़े। ठीक है। अब बात सुनिए, उसने क्या देखा, एक मशीन है, बड़ी वाली तो नहीं पर एक मशीन है जो सॉरी, उसने क्या देखा, एक मशीन है और वो मशीन क्या करती है, वे 10 घंटे में वहां तक मिट्टी ढो रहे थे 10 जने, वो मशीन अकेली ही उस एक ट्रेली मिट्टी को 10 घंटे में ढो देती है। ठीक है, पहले 10 मजदूर क्या कर रहे थे, 10 घंटे ही लगा रहे थे उस मिट्टी को वहां ले जाने में, 10 को अलग अलग उसको सैलरी देनी पड़ रही थी। पर जो वो एक अकेली मशीन आई, एक अकेली मशीन, वो भी उतना ही काम कर रही है, उसी ट्रेली मिट्टी को उतने ही टाइम में वो लेके जा रही है जितने में 10 जने कर रहे थे। तो उसने क्या देखा, 10 आदमी को अलग अलग सैलरी दे रहा हूँ, उससे अच्छा एक मशीन ही रख लूँ। ठीक है, वो कम में पड़ जाएगी हमारे पास। तो जो ये मशीन, जो अकेली मशीन उन 10 आदमियों के बराबर, ध्यान देना बराबर, ये अकेली मशीन उन 10 आदमियों के बराबर काम कर रही थी, इस मशीन को मैं उन 10 का इक्विवेलेंट बोलूँगा कि ये अकेला उन 10 के बराबर है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल सुनिए, आपको केमिस्ट्री, बायो और सपोज करो फिजिक्स, या केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स। ठीक है, आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स 3 टीचर पढ़ाते हैं। तो 3 टीचर जो आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ पढ़ाते हैं, अगर स्कूल वालों को तीनों को अलग अलग सैलरी देनी पड़ती है। ठीक है, अगर कोई एक टीचर ऐसा आ जाए जो बिल्कुल उतना ही एफिशिएंट वर्क कर सके जितना वे तीनों मिलकर कर रहे थे, बच्चों को बिल्कुल उतना ही, उसी तरीके से उतना ही पढ़ा सके जितना वे तीनों मिलकर पढ़ा रहे थे, तो स्कूल वाले क्या करेंगे, उसे एक को रख लेते हैं, तीनों को हटा देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3 को अलग अलग 20 हज़ार सैलरी देने से अच्छा है एक बंदे को कम सैलरी दे दी जाए। ठीक है, जैसे मान लो 3 को 20 दे रहे तो 60,000, तो उससे अच्छा एक को 50,000 में रख लो, तो फायदा तो हुआ ना उनको 10,000 का। तो स्कूल वाले क्या करेंगे, देखा उन्होंने कि ये 3 बंदे मिलके जो काम कर रहे थे, ये अकेला उतना काम कर रहा है, उतना ही एफिशिएंट कर रहा है, तो जो ये अकेला बंदा है उन तीनों के इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये अकेला बंदा उन तीनों के इक्विवेलेंट बोला जाएगा। तो इन द सेम वे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर लगे हो, चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर लगे हो, ये वो रेजिस्टेंस है जो अकेला, अगर इन तीनों को हटा के, 3 हो, 10 हो, 20 हो, कितने भी हो, सीरीज में कितने भी लगे हो, पैरेलल में कितने भी लगे हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे, ये वो रेजिस्टेंस है जो इन सब को हटा के अकेला लगा दिया जाए तो उतना ही करंट सर्किट से ड्रॉ करेगा जितना ये सब मिलकर कर रहे थे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज दैट रेजिस्टेंस दैट विल ड्रॉ आउट द सेम अमाउंट ऑफ करंट विच ऑल द रेजिस्टेंस कंबाइनली डज। ठीक है, it is that resistance which will draw the same amount of current in a circuit, electric circuit in a electric circuit as done by various resistors in same circuit whether in parallel or series, ठीक है। ये क्या है, इट इज दैट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट विल ड्रॉ आउट द सेम अमाउंट ऑफ करंट, जो कि ये सारे के सारे रजिस्टर्स मिलके कर रहे थे, चाहे वो सीरीज में जुड़े हो चाहे वो पैरेलल में जुड़ रहे थे,
वे सब मिलके जो ये अभी तीन जुड़े हुए, ये तीनों मिलकर जो करंट इस सर्किट से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जो करंट ये सर्किट से ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर मैं इन तीनों को हटा के ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दूं तो ये सेम अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करेगा। अगर मैं इन तीनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं जिसका नाम है आर इक्विवेलेंट, ठीक है, इसको सेम बैटरी से लगा दिया V वोल्ट से ही, तो ये भी अगर I ही करंट ड्रॉ करे, सेम करंट ड्रॉ करे, सेम अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करे, तो मैं क्या बोलूँगा, जो ये रेजिस्टेंस है इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा रजिस्टर लेके लाऊं मैं जो इन तीनों के बराबर काम कर रहा है, ठीक है। पता कैसे चलेगा कि कौन सा टीचर ऐसा लाऊं जो इन तीनों के बराबर था। पता कैसे चलेगा कौन सी ऐसी मशीन लाऊं जो उन 10 मजदूरों के बराबर था। तो यही हमारा टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में। हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे कि एक सर्किट में 50 रजिस्टर लगे हैं, उन 50 को हटा के उन 50 का बैटरी कैसे फील करती है, बैटरी कितना लोड फील करती है। तो आप एक का तो बता नहीं सकते, एक को महसूस नहीं करती, बैटरी सबका कंबाइन महसूस करती है, और सबका कंबाइन ही तो आर इक्विवेलेंट बताया मैंने। तो बैटरी एक्चुअली में आर इक्विवेलेंट को फील करती है हरदम, चाहे सीरीज में जोड़ रखे हो, चाहे पैरेलल में, चाहे मिक्स कम्बिनेशन में, ठीक है। तो जैसे ही बैटरी किसी सर्किट में लगाती है, बैटरी कैलकुलेट कर लेती है कि मेरे पे कितना लोड पड़ रहा है, वो लोड एक्चुअली में आर इक्विवेलेंट ही होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि बैटरी कितना लोड फील करनी है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस की वैल्यू है जो उस सर्किट से उतना ही करंट ड्रॉ करेगी जितना वे सब मिलकर कर रहे थे, ठीक है। अगर उस सब को हटा के इस अकेले से रिप्लेस कर दिया जाए तो ये उतना ही करंट ड्रॉ करेगा उसी बैटरी से जितना वे सब मिलकर कर रहे थे। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इसको निकालना भी हम सीखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, इसके हिसाब से लेक्चर कुछ बड़ा ही हो गया है। मैं तो सोचा था छोटा सा लेक्चर रहेगा, खांसी भी हो रखी। चलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये इक्वेशन याद रखेंगे, V = V1 + V2 + V3। इस पर डिस्कस हो चुका है। अभी तक क्या डिस्कस हुआ है? करंट सेम रहेगा सीरीज में और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहेगा, ओके। ध्यान देना, जो ये करंट भेजा ना बैटरी ने, करंट इसने खाली बल्ब देख के, खाली फैन देख के, खाली हीटर देख के नहीं भेजा, उसने तीनों का लोड फील करा और तब करंट भेजा है, ठीक है। बैटरी, भाई इन्वर्टर आपका पंखा चल रहा था तो अलग करंट दे रहा था, खाली पंखा चल रहा था, और खाली पंखा और बल्ब चल रहा था तो अलग करंट दे रहा था, और एकदम से चक्की हीटर वगैरह सब चला दिया आपने तो बैटरी ही डाउन चलेगी। तो वो क्या कर रहा है, वो लोड को फील कर रहा है और लोड के अकॉर्डिंग करंट देखता है इन्वर्टर की बैटरी जो है। इन द सेम वे जो आपके पास ये सेल या बैटरी है जो ये करंट देता है, ये इन तीनों का लोड फील करता है। पहले बैटरी या सेल तीनों का लोड फील करेगी, उस लोड के अकॉर्डिंग करंट देती है, ठीक है। तो जो करंट निकालना होता है ना, आपको ओम्स लॉ लगाना है। V = IR, वहीं से तो करंट आएगा, तो वो जो R होगा वो R आप R इक्विवेलेंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने पता है ओम्स लॉ में तो मैंने V = IR लगाना सीखा है। यहाँ पे तो 3 R देख रहे हैं, तो 3 R में नहीं लगाएंगे आप क्या करेंगे, जब भी ऐसा सर्किट आएगा उसको एक इस तरीके के सर्किट से रिप्लेस कर लेंगे। इन तीनों रेजिस्टेंसेस को हटा के एक रेजिस्टेंस बना लेंगे R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट अभी निकालना सीखेंगे। ये तो अब V है और R है, इसमें तो लगाना सीख लेंगे हम। एक रजिस्टर है, एक वोल्टेज है, इसमें तो ओम्स लॉ लगा सकते हैं, V = I × R, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा आपके पास। ओम्स लॉ लगाना भी आसान हो जाएगा। फिर बताया था ना ओम्स लॉ में भी दिक्कत है। ओम्स लॉ आपने एक रजिस्टर के लिए सीखा, ना कि 3-4 के लिए। तो हमने 3-4 को हटा के एक लगाना सीख लिया, तो ओम्स लॉ लगाना भी आ जाएगा। फिर ओम्स लॉ एज इट इज लगने लग जाएगा जैसा सीखा था, ओके, ठीक है। ध्यान देना, जो 10th क्लास में बच्चे हैं वो सॉरी
इतना समझाने की जरूरत नहीं है उनको, ठीक है। आप मेन याद रखिए कि करंट सेम रहेगा सीरीज में, वोल्टेज डिफरेंट रहेगी, और आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना ये, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीख रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमको बताया वी नो दैट V will be equal to V1 plus V2 plus V3, ठीक है। where V1 was the potential difference across R1, V2 was the potential difference across R2 और V3 R3 के अलग था। अभी बात करके आए सीरीज कनेक्शन में, है ना। इसको इक्वेशन 1 नाम दे लेते हैं। ओके, यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ एक रजिस्टर में लगाना तो आता है हमको, ठीक है। यहाँ पे देखिए आई करंट गया R1 रजिस्टर में, आई करंट गया तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी। देखिए एक बार मैं इधर बना रहा हूँ, ये आपके पास उधर एक R1 रजिस्टर था, इसमें आई करंट जा रहा है, तो इसके अक्रॉस मैं वोल्टेज पूछूं तो आपने पढ़ा है इसके अक्रॉस वोल्टेज लिखी कितनी है मैंने, V1। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी V1, ओम्स लॉ क्या बोलता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, यही बोलता है। पोटेंशियल इसके अक्रॉस कितना मानना है मैंने, V1, कितना V1। पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इसमें कितना जा रहा है, मैंने बताया था करंट सब में सेम है, सब में आई करंट जा रहा है, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1। तो ओम्स लॉ लगा के आपने V1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। इसको इक्वेशन 2 नाम दे लेता हूँ, ठीक है। अब ओम्स लॉ में सेकेंड वाले में अप्लाई कर रहा हूँ। ये आपके पास R2 रेजिस्टेंस है, मैंने बताया करंट तो सेम जा रहा है सभी में, आई करंट आई ही जा रहा है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी माननी हुई है, V2 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकेंड रजिस्टर। V2 इज इक्वल टू पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, फॉर्मूला यही बड़ा है। करंट कितना, क्या इसमें भी आई करंट जा रहा है, हाँ आई करंट जा रहा है, सीरीज में करंट सेम होता है, आई इनटू इसका रेजिस्टेंस कितना है, R2। इसको इक्वेशन 3 नाम दे लिया। इन द सेम वे आप तीसरा रेजिस्टेंस देखेंगे R3, करंट सब में आई जा रहा है, इस पर बात हो चुकी है, करंट हमारे पास सेम होगा क्योंकि चार्जेस अमाउंट ऑफ चार्ज सेम फ्लो कर रहा है, ठीक है। V3 इज इक्वल टू आई इंटू R3। ओके, आपने क्या किया, आपने V1 की वैल्यू निकाल ली, V2 की वैल्यू निकाल ली, V3 की वैल्यू निकाल ली। इन सभी वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन 1 में यूज़ करने जा रहा हूँ। मैं V1, V2 और V3 की वैल्यू को यहाँ से उठाऊंगा और इसमें रख दूंगा, ठीक है। तो यूजिंग 2, 3 एंड 4 इन 1, दो इक्वेशन 2, 3 और 4 को मैं इक्वेशन 1 में यूज कर रहा हूँ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू V1 की जगह क्या रखोगे, I इंटू R1। V2 की जगह क्या रखोगे, I इंटू R2। V3 की जगह क्या रखेंगे, I इंटू R3, ठीक है। V इज इक्वल टू, यहाँ से I कॉमन ले लो, इसमें भी I दिख रहा है, इसमें भी I दिख रहा है, इसमें भी I दिख रहा है, सब में है तो कॉमन ले लो। इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा, R1। इसमें से कॉमन लिया तो कितना बचा, R2। इसमें से कॉमन लिया तो कितना बचा, R3। इतना आ गया भाई। इतना आ गया आपके पास, ठीक है। अभी इसके बाद देखिए, आपने क्या बोला कि मैं इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ और उतना ही अमाउंट ऑफ करंट एक ड्रॉ करवा लेता हूँ। तो आपने ये सर्किट बनाना अब, ठीक है, ये सर्किट बनाना, और इस रेजिस्टेंस को आपने क्या नाम दिया है, R इक्विवेलेंट। तो अगर मैं इस वाले में ओम्स लॉ अप्लाई करूँ, पहले आपको क्या करना है, यहाँ तक आने के बाद ये सर्किट ड्रॉ करना है, ठीक है, और फिर इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करना है। अप्लाइंग ओम्स लॉ इस वाले में, ठीक है, ओम्स लॉ अप्लाई करें। ओम्स लॉ क्या बोलता है, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। वोल्टेज इसमें कितनी है, V। वोल्टेज V इज इक्वल टू करंट तो इसमें भी I ही है, करंट इनटू में रेजिस्टेंस इसका कितना है, R इक्विवेलेंट। आपने क्या किया, इन तीनों रेजिस्टेंसेस को हटा के
एक अकेला रेजिस्टेंस लगा दिया आर इक्विवेलेंट, और वो इस तरीके से लगाया है जो सेम अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ कर रहा है उसी बैटरी से। तो आर इक्विवेलेंट मतलब ये अकेला रजिस्टर इन तीनों का मुकाबला कर रहा है, इन तीनों के बराबर का काम कर रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद इसको नेक्स्ट इक्वेशन का नाम दे लेंगे, जैसे इक्वेशन 4 थी, ये इक्वेशन 5 है, इसको इक्वेशन 6 ना, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, ठीक है, 5 में और 6 से देखो, इक्वेशन 5 के भी लेफ्ट में वोल्टेज लिखी है, इक्वेशन 6 के भी लेफ्ट में वही वोल्टेज लिखी है। तो इक्वेशन 5 की लेफ्ट साइड और इक्वेशन 6 की लेफ्ट साइड क्या एक जैसी नहीं है? हाँ, एक जैसी है। इक्वेशन 5 और 6 की अगर लेफ्ट साइड एक सी है तो राइट साइड भी एक जैसी होगी। हाँ, एक जैसी होगी। उसकी राइट साइड कितनी है? I इंटू आर इक्विवेलेंट। उसकी राइट साइड बराबर होगी इसकी राइट साइड के। इसकी राइट साइड है R1 प्लस R2 प्लस R3। I से क्या I कैंसिल हो गया, भाग में ले जाके भी कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू I की सीरीज कनेक्शन में R इक्विवेलेंट कैसे निकालें, कैसे पता चले कि बैटरी कितना लोड फील कर रही है, उन तीनों का इक्विवेलेंट कौन होगा, उन 10 मजदूरों के बराबर कौन सी मशीन लाऊं, ठीक है, उन 3 टीचर को हटा के कौन सा टीचर रखूं, तो ये कैसे निकालोगे? उस अकेले में उन तीनों के सम के बराबर क्वालिटी होनी चाहिए। तो आपको कभी भी सीरीज में रजिस्टर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए इन तीनों का नेट रेजिस्टेंस कितना बनता है, या इन तीनों का कंबाइन रेजिस्टेंस कितना बनता है, या इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनता है, तो सीरीज में आपके पास फॉर्मूला क्या है, उनका जो अलग अलग का रेजिस्टेंस था उनका सम कर दो, ठीक है। तो आपके पास नेट रेजिस्टेंस आ जाया करेगा। ओके, ठीक है, ये एक बार आप उतार लो, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए इसको मैं एक बार कर रहा हूँ। पहला कोई भी क्वेश्चन करने का आपका स्टेप रहेगा सीरीज और पैरेलल को पहचानना, ठीक है, कि सीरीज में है या नहीं है। तो सीरीज में होने के बाद उनका नेट रेजिस्टेंस इस तरीके से निकलेगा, ये फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 10 ओम, यहाँ पे 20 ओम और यहाँ पे 30 ओम, ये 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, ठीक है। 3 हो 4 हो कितने भी हो, उनका डायरेक्ट सम करना है आपको, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, ये आपके एक मान लो 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हो, ठीक है। आपसे पूछा गया कि इस सर्किट में करंट बता दो कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट, इस तरीके से। ओके, आपको पता है कि करंट जो बैटरी देती है वो किसी एक रेजिस्टेंस के हिसाब से नहीं देती, बैटरी को एक रेजिस्टेंस देखना नहीं आता है, ठीक है। बैटरी को सिर्फ लोड फील करना आता है। तो एक बैटरी लगी थी 20 वोल्ट की, एक सेल लगा है 20 वोल्ट का, तो वो खाली 10 ओम के हिसाब से करंट नहीं देगा, ठीक है। वो खाली 20 ओम के हिसाब से करंट नहीं देगा, वो खाली 30 ओम के हिसाब से करंट नहीं देगा, उसको इन तीनों का कंबाइन चाहिए। पहले वो कंबाइन लोड फील करेगी और फिर करंट देगी, ठीक है। तो आपका पहले स्टेप ये होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि पहचानो कि सर्किट सीरीज है या पैरेलल है, ठीक है। पहचानो कि सर्किट सीरीज में है या पैरेलल में। तो आपने देखा करंट के पास इस रजिस्टर से इसके पास और इसके पास जाने का एक ही रास्ता है, इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा ना, तो आप बोलेंगे सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। फिर आप दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। दूसरा स्टेप हरदम क्या रहेगा, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन का आपको फॉर्मूला याद आएगा। सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का क्या तरीका है, उनका जो अलग अलग का रेजिस्टेंस है उनको जोड़ दीजिएगा। इसको सपोज करो R1 मानना है, ठीक है, नेक्स्ट वाले को R2 मानना है और नेक्स्ट वाले को R3 मानना है। सपोज करो ये आपके पास R1 है,
ये R2 है और ये R3, और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे इनका जो इक्विवेलेंट बनेगा दैट विल बी इक्वल टू R1 कितना है 10 ओम, R2 कितना है 20 ओम, R3 कितना है 30 ओम, तो ये आपके पास 60 ओम आ गया, ठीक है। मतलब कि बैटरी इन तीनों का 10, 20, 30 फील ना करके 60 ओम फील कर रही है। बैटरी को जो फील हो रहा है वो कितना फील हो रहा है 60 ओम। तो आपने R इक्विवेलेंट निकाल लिया 60 ओम। एक्चुअली में अब ये क्वेश्चन देखें क्या बना है, आपके पास इन तीनों को हटा के आप इसको R इक्विवेलेंट मतलब कि 60 ओम से रिप्लेस कर सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस रेजिस्टेंस को बोला जाता था जिसको अगर मैं इन सब को हटा के अकेले को लगा दूं तो इक्विवेलेंट मतलब बराबर काम करेगा जितना ये करते थे। ये तीनों करते क्या थे, ये आई करंट ड्रॉ करते थे, तो ये अकेला भी क्या करेगा, ये भी आई ही करंट को ड्रॉ करेगा, ये भी बिल्कुल सेम वही काम करेगा। अब एक्चुअली में बैटरी को ये दिख रहा है, बैटरी को 10, 20, 30 अलग से ना दिख के बैटरी को 60 फील हो रहा है, ठीक है। तो अब आप करंट निकाल सकते हैं। बैटरी का पोटेंशियल कितना था 20 वोल्ट के बराबर। अब लगा दो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो अभी सीख के आए थे पिछले लेक्चर में न्यूमेरिकल करे हुए। अब लगा दो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये कितना फील कर रही है R इक्विवेलेंट। वोल्टेज क्या पता है हमको कितनी है 20 वोल्ट। करंट निकालना है, R इक्विवेलेंट आप 60 निकाल चुके हैं, तो करंट कितना आया 20/60 मतलब कि 1/3 मतलब कि 0.33 एम्पियर, ठीक है। तो जो ये करंट आएगा ना ये 0.33 एम्पियर आया, ठीक है, 0.33 एम्पियर आया या 1/3 आया। ये कैसे निकाला आपने, खाली 10 की वजह से ओम्स लॉ लगा के नहीं निकाला, खाली 20 की वजह से ओम्स लॉ लगा के या 30 की वजह से नहीं निकाला। आपको पहले समझना पड़ेगा कि बैटरी करंट देती कैसे है। बैटरी करंट देती है पूरे सर्किट का लोड फील करके, ठीक है। तो पूरे सर्किट का लोड कितना उसको दिख रहा है, ये निकालने के लिए आपको इनका इक्विवेलेंट निकालना आना चाहिए। तो आप देखें पहले सीरीज में है या पैरेलल में, आपने देखा सीरीज में है, तो हमने सीरीज में इक्विवेलेंट निकालने का ये फॉर्मूला पढ़ा है, ये फॉर्मूला लगाया आपने, ठीक है। वहाँ से इक्विवेलेंट निकाला तो आप बोले कि बैटरी को इतना फील हो रहा है, तो बैटरी इन तीनों को हटा के ये भी लगा दूँ मैं अकेला, तो बैटरी को सेम काम करना है, ठीक है। आई ही करंट देना है जैसा पहले दे दी थी। तो इसमें अकेले रेजिस्टेंस में तो ओम्स लॉ लगाना सीखा है, वो लगा दिया तो आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में आगे बढ़ना है, ओके, ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा फर्दर और आगे बढ़ाता हूँ। इसी में आपसे ये पूछ लिया जाए फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। यहाँ लिख देता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और निकाल के दे दो मेरे को, ठीक है। हर एक रजिस्टर कौन सा R1 है, R2 है, R3 है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल आया, इसके अक्रॉस मतलब कि ये बोला है यहाँ वोल्टमीटर लगा दूँ तो कितनी रीडिंग देगा, यहाँ वोल्टमीटर लगा दूँ तो कितनी रीडिंग बताएगा, यहाँ वोल्टमीटर लगा दिया तो कितनी रीडिंग वो देगा। ये तो एमीटर की रीडिंग आई है करंट की जो होती है आपके पास, ठीक है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, इसको भी मैं कितना कर लेता हूँ 1/3 लिख लेता हूँ, इजी रहेगा, ठीक है, 1/3। तो हम मान के चले कि फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 का है, सेकंड के अक्रॉस V2 का है, थर्ड के अक्रॉस V3 का है, क्योंकि हम पहले ही पता है हमको जो पोटेंशियल होता है वो डिफरेंट होता है सीरीज कम्बिनेशन में, तो हर एक रजिस्टर के अक्रॉस डिफरेंट होगा। तो अब आपके पास ये बिल्कुल आसान है। अब ओम्स लॉ लगा सकते हैं आप, क्योंकि हर एक का अलग अलग निकालना है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट वन, सेकंड वन और थर्ड वन, ठीक है। फॉर्मूला ओम्स लॉ यूजिंग ओम्स लॉ, ठीक है, सॉरी ये थी 20 वोल्ट, ओके। ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। आपने देखा सब में आई करंट तो जा रहा है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, करंट इनटू रेजिस्टेंस आपके पास वोल्टेज होती है, ओम्स लॉ ये बोलता था, ठीक है। आप क्या बोलेंगे, वोल्टेज निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस, करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस, करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस। आपको एक बात क्लियर थी कि करंट सेम रहता है सीरीज कनेक्शन में,
इसमें भी आई करंट जाना है, इसमें भी आई करंट जाना है, इसमें भी आई करंट जाना है, तो इसलिए मैंने सबको आई तो पहले से लिख लिया। V1 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर, करंट इनटू रेजिस्टेंस करना है तो जिसके अक्रॉस निकाले उसी का रेजिस्टेंस यूज होगा। आप इसके अक्रॉस निकाल रहे थे V1, इसी के अक्रॉस निकाल रहे हो तो इसका रेजिस्टेंस यूज करो, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने R1 मान लेंगे। इसका निकालना है तो इसका रेजिस्टेंस यूज करो R2, उसका निकालना है तो उसका रेजिस्टेंस यूज करो I3, वैल्यू रख दो बस। करंट आप निकाल चुके हो, सब में 1/3 जा रहा है, इसमें भी 1/3 जा रहा है, इसमें भी 1/3 जा रहा है, ठीक है। R1 फर्स्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 10, सेकंड रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 20 ओम, थर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 30 ओम, ठीक है। यह है आपके पास 10/3, वोल्टेज निकालने तो वोल्ट, ये क्या है 20/3 वोल्ट, और ये है आपके पास 10 वोल्ट, ठीक है। आ गया। पहले के अक्रॉस जो एनर्जी खर्च हुई बैटरी की वो हुई 10/3 वोल्ट, दूसरे के अक्रॉस खर्च हुई 20/3 वोल्ट, और तीसरे वाले के अक्रॉस खर्च हुई 10 वोल्ट। अगर ध्यान से देखें तो ये लगभग कितना है 3.3 वोल्ट है ना, और ये आपके पास कितना है 6.6 वोल्ट के आसपास है, और ये 10 वोल्ट के आसपास है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है, इस 30 ओम वाले में। सबसे ज़्यादा एनर्जी 30 ओम वाले में खर्च हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, ये सबसे हाई रैंक पुलिस वाला था, इसने सबसे ज़्यादा पैसे लिए, इसने सबसे ज़्यादा चार्जेस को रोका, तो वहाँ पे पैसे भी ज़्यादा लगाने पड़े, बैटरी को एनर्जी भी वहाँ पर ज़्यादा खर्च करनी पड़ी है, ठीक है। अब इन तीनों को सम करके देखो, बैटरी का जितना पोटेंशियल था 20 वोल्ट उसी के बराबर आएगा, ठीक है। आप जोड़ेंगे ना इसको 10/3 जमा 20/3 और जमा 10, इसको और इसको जोड़ रहे हैं तो एलसीएम आया 3, ऊपर बचा 10 जमा 20 जमा 30, एलसीएम लेना आता है ना सभी को, ठीक है। ये बचा आपके पास 60/3, इसको काटोगे तो वापस 20 वोल्ट आ गया, 20 वोल्ट आ गया ना। मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था ना, जो बैटरी का पोटेंशियल है बराबर होगा उनके अक्रॉस जितना खर्च हुआ है। आप 10,000 लेके गए थे, यहाँ जितना खर्च हुआ, यहाँ जितना खर्च हुआ, यहाँ जितना खर्च हुआ, उन सबको जोड़ोगे तो इसी के बराबर आएगा, खर्च तो इसी का हुआ ना। तो बैटरी का 20 वोल्ट था और इन सब का सम जो खर्च हुआ है वो भी 20 वोल्ट आया, तो ये भी प्रूव कर रहा है कि हाँ ठीक आंसर आया। तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरीके का रह सकता है। आपको बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आपके पास एक फ़ैन लगा है, एक इलेक्ट्रिक आयरन लगी है और एक कूलर लगा हुआ है, ठीक है। कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो बता देंगे कि फ़ैन का रेजिस्टेंस इतना है, कूलर का रेजिस्टेंस इतना है, और जो भी तीसरा आयरन का नाम लिया था उसका रेजिस्टेंस इतना है, ठीक है। तो वो क्या बोलेंगे आगे कि ये तीनों मिलके कुछ करंट को ड्रॉ कर रहे थे सर्किट से, ओके। ये तीनों मिलके सर्किट से कुछ करंट ड्रॉ कर रहे थे। फिर ये क्या बोलेंगे, अब हमने क्या किया, हमने इन तीनों को हटा के एक हीटर लगा दिया। हमने क्या किया, इन तीनों को हटा के एक हीटर लगा दिया, और क्या पाया कि हीटर भी उतना ही अमाउंट ऑफ करंट सर्किट से ड्रॉ कर रहा है। तो मेरे को बता दो कि हीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें आप देखिए एक बार स्टेटमेंट सुनिए। मैंने जो आपको बताया था ना वो बस इसमें नहीं जाना, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन दे रहा हूँ। बुक में मिलेगा एक इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है, मैं वैसे समझा रहा हूँ। ये क्या बोलता है, एक इलेक्ट्रिक आयरन, एक फ़ैन और एक बल्ब इतने इतने रेजिस्टेंस के सीरीज में कंबाइन थे 220 वोल्ट की बैटरी के साथ, ठीक है। फिर ये क्या बोलता है, मैंने एक अकेला हीटर लगा दिया मतलब उसी सोर्स के साथ, विद द सेम सोर्स। वो अकेला हीटर उतना ही अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ कर रहा था, तो मेरे को उस हीटर का रेजिस्टेंस बता दो। तो एक्चुअली में देखिए क्या दे रखा है, ये आपके पास एक आयरन थी, ये आपके पास एक फ़ैन था, ये आपके पास एक बल्ब था। बल्ब का सिंबल तो हमको पता भी है, ठीक है, पर मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ। ये आपके पास एक बैटरी या एक सोर्स से लगे थे जो कि 220 वोल्ट की थी। इसका रेजिस्टेंस था 250 ओम, इसका रेजिस्टेंस था 100 ओम, और इसका रेजिस्टेंस था आपके पास 50 ओम, ठीक है। खासी हो गई मेरे को लगता है, ठीक है। ये मिलके इससे कुछ आई करंट ड्रॉ कर रहे थे, ओके। फिर इन्होंने क्या बोला कि इनको हटा के एक हीटर लगा दिया गया, एक
हीटर लगा दिया गया, उसी सोर्स से लगा दिया गया, 220 वोल्ट सप्लाई से ही उतना ही अमाउंट ऑफ करंट ले रहा है, तो मेरे को इस हीटर का रेजिस्टेंस बता दो। तो ये बिल्कुल और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बिल्कुल जो जो आपको अभी तक बताया वही है। ये तीनों मिलकर आई करंट ड्रॉ कर रहे थे इस सोर्स से, ठीक है, और ये अकेला भी आई करंट ड्रॉ कर रहा है उस सोर्स से। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये अकेला उन तीनों के इक्विवेलेंट नहीं है क्या? ये अकेला उन तीनों के बराबर अगर काम कर रहा है तो ये अकेला उन तीनों का इक्विवेलेंट बोला जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, उन तीनों का इक्विवेलेंट निकाल दो, ठीक है, वही आपके पास इसका क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस। तो ठीक है, तो आपको और कुछ नहीं करना, इनका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। सीरीज कनेक्शन आपको दिख रहा है क्योंकि करंट के पास एक ही रास्ता जाने के लिए, और इसका रेजिस्टेंस आपको पता है, इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। डायरेक्ट जोड़ेंगे तो 250 + 100 + 50, ये आपके पास 400 आ गया ना। तो आप बोलेंगे हीटर का रेजिस्टेंस आप 400 ओम रख देते हैं तो आपके पास सेम अमाउंट ऑफ करंट वो ड्रॉ करेगा जितना वो तीनों मिलके कर देते, ठीक है। मतलब ये तीनों इतने इतने ओम के, और इनको हटा के एक अकेला 400 ओम का हीटर सेम काम कर रहे हैं सर्किट में, उतना ही करंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और आपसे अगर पूछ भी ले, एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, आल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ करंट, आल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ करंट, तो आप करंट भी निकाल दो। आप लगाओगे इधर ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ, तो ये ओम्स लॉ का क्वेश्चन बन गया सीधा सीधा। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V = टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हीटर का आर इक्विवेलेंट माना हमने, करंट = V/R इक्विवेलेंट लिख देंगे। V है आपके पास 220 वोल्ट, और ये कितना है आर इक्विवेलेंट आपके पास 400, तो ये आ गया आपके पास I = 211 220 11/20 एम्पियर 11/20 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको, ऐसे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, ओके। बाकी क्वेश्चंस तो हम करेंगे ही, जो हम आपके बुक वाले करेंगे। एक बार हम पैरेलल कम्बिनेशन और करेंगे। पैरेलल कम्बिनेशन करने के बाद हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखेंगे सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन की, अभी नहीं देख रहे, बाद में देखेंगे सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन की एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। एनी डाउट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। लेक्चर में सोचा था छोटा बनेगा पर बड़ा ही हो गया। दैट्स ऑल राइट, ओके, थैंक यू।